नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट से संबंधित हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हम 1 से लेकर 50 तक प्रश्न हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम आगे देखेंगे 51 से लेकर 100 प्रश्नों तक हम आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो कि इन्हीं प्रश्नों में से पिछले सालों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की भी संभावना है। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 यानी कि 51वें प्रश्न से हम शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास में। तो बिसल देवरासो का काव्य रूप क्या है, इसमें पूछा गया है। जो बिसल देवरासो काव्य ग्रंथ है जो कि नरपति जी ने लिखा, उसका काव्य रूप क्या है, तो यह एक गीति काव्य है जो कि एक रासो काव्य है। बढ़ते हैं आगे। वीर गाथात्मक रचना नहीं है, इनमें से ये पूछे हुए कौन सी वीर गाथात्मक रचना नहीं है। बिसल देवरासो ही वीर गाथात्मक रचना इनमें से नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो को भी आपने अच्छे से पढ़ा है, वीरता की कहानी दर्शाई है। परमार रासो तो है ही, उद्दल और आलय की वीरता, 2 वीर योद्धाओं की कहानी, और जयचंद्र प्रकाश भी वीरता से संबंधित काव्य है। तो बिसल देवरासो एक श्रृंगारिक काव्य के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कीर्ति क्या है, तो इनमें से आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कीर्ति कौन सी मानी गई है, ये हमने देख ही लिया। बिसल देवरासो। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं, तो चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को हम क्या कहते हैं, हम इसे कड़वक कहते हैं, कड़वक शैली कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, इसमें पूछा हुआ है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी अलग अलग माना है, लेकिन पृथ्वीराज रासो को ही हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्त की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की अपनी खास विशेषता रही है, तो देख लेते हैं। रानीपन और सामंती जीवन के बंधन मुक्त की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की खास विशेषता है, ये है बिसल देव रासो ग्रंथ की। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 57 यानी 57। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय क्या है, तो पृथ्वीराज रासो का आपने पढ़ा ही था। पृथ्वीराज रासो को किया था जब हमने पढ़ा था कि कन्वज युद्ध जो है पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय है, और कन्वज कैमास वध भी पृथ्वीराज रासो का ही समय माना जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि सबसे बड़े समय की बात करें तो कौन सा है, कन्वज युद्ध। बढ़ते हैं आगे। चंद बरदाई को पृथ्वीराज रासो का समकालीन किसने कहा, चंद बरदाई को पृथ्वीराज रासो का समकालीन किसने माना, आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया था। गारसा दातासी, जब रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको समझाया था, तब उसमें जो गारसा दातासी ने चंद बरदाई को ही प्रमाणिक रूप से पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को माना था, और उसी में उन्होंने बताया था कि चंद बरदाई जो पृथ्वीराज रासो का समकालीन माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है, आप लोगों को पता ही है। बिसल देवरासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12मासा का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। बढ़ते हैं आगे। ये यहाँ पे बी आएगा भाई, यहाँ सी आएगा। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो की नायिका पृथ्वीराज रासो की नायिका है, इनमें से पृथ्वीराज रासो की नायिका पूछी हुई है, तो पृथ्वीराज रासो की नायिका है संयोगिता, और राजमती किसकी नायिका है, बिसल देव रासो की। आप लोगों को जितने भी ये रासो ग्रंथ है सबकी नायिका को भी ध्यान में रखना है, नायक नायिका से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक माना, तो आप लोगों को मैंने कल ही बताया था, किसी ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया, तो किसी ने प्रमाणिक माना, तो किसी विद्वान ने अर्ध प्रमाणिक कहा। तो सबसे
इसका आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना और डॉक्टर वुलर ने अप्रमाणिक, शुक्ल ने और हीराचंद ओझा ने इन्होंने अप्रमाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो मूलतः कैसा काव्य है? आप लोगों को पता ही है, यह एक वीर काव्य है। पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है। कौन सा पक्ष रहा है इसका सर्वाधिक विवाद के घेरे में? तो ऐतिहासिकता इनकी विवादित पक्ष रही है। बढ़ते हैं आगे। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। यह कल भी आ गया था, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, इसलिए हमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होने से हमें याद हो जाते हैं। तो बिल्कुल रिपीट जो क्वेश्चन हो जाते हैं उनको ये नहीं देखना है कि ये रिपीट हो चुके हैं। तो देख लेते हैं अनैतिहासिक ग्रंथ किसने कहा पृथ्वीराज रासो को? आपको याद होगा कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने पृथ्वीराज रासो को एक अनैतिहासिक ग्रंथ माना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? आप लोगों को पता ही है, आदिकाल की जो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसमें इतिहास की उपेक्षा की गई है। अभी हमने पढ़ा था कि किस रचना में पृथ्वीराज रासो का सबसे विवादित पक्ष क्या रहा? तो ऐतिहासिकता उसका विवादित पक्ष रहा। इसी प्रश्न को घुमाकर पूछ लिया गया कि आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है, यानी कि ऐतिहासिकता पर विवाद रहा तो पृथ्वीराज रासो ही इसका आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। कौन ऐसे विद्वान हुए जो पृथ्वीराज रासो के उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, जो कि एक विदेशी लेखक रहे हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें सही आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिसल रासो की नायिका कौन है? तो इसमें ये पूछा हुआ है बिसल रासो की नायिका कौन है? हमने पढ़ा ही था, राजमती बिसल रासो की नायिका है और संयोगिता पृथ्वीराज रासो की नायिका मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद क्या माना गया है? हिंदी का सबसे प्राचीन छंद माना गया है दोहा। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिनकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा दलपति विजय। दलपति विजय इसका सही आंसर हो जाएगा और इसकी जो रचना है दलपति विजय की वो खुमान रासो इनकी रचना रही है, आप लोगों को पता ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? तो उन्होंने केवल 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। 8 उसमें अपभ्रंश भाषा से संबंधित रहे हैं, 8 देसी भाषा से संबंधित रही है और 4 उनके अपभ्रंश भाषा से संबंधित ग्रंथ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किन्होंने अपनाया? कल भी मैंने आपको बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाया है। उन्होंने हर एक काल के 2 नाम दिए हैं, जैसे आदिकाल को उन्होंने आदिकाल की न भी कहा है और दूसरा उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा है, वीरगाथा काल भी इन्होंने कहा है। इसी प्रकार भक्ति काल के भी 2 नाम दिए, रीति काल के भी और आधुनिक काल के भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोनों नामों को अपनाया है। इसलिए इनकी जो प्रवृत्ति रही है वे दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति रही है। विद्यापति ने अपनी रचना की भाषा को अवहट कहा, मतलब किस रचना की भाषा को अवहट कहा विद्यापति जी ने? तो उनकी जो कीर्ति लता जो रचना रही है उनकी भाषा को इन्होंने क्या कहा? अवहट। कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से
कौन जाने जाते हैं? विद्यापति जी। आपको पता ही है विद्यापति के काफ़ी उपनाम रहे, जैसे कवि शेखर, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल। विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? तो आपको पता ही है विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? तो रामवरक्ष बेनीपुरी जी ने विद्यापति पदावली का संपादन किया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देसिल बहाना सब जन मिठा ते तेसन जब ओ अब हट्टा पंक्ति जो है ये किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो ये विद्यापति जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। देसिल बहाना सब जन मिठा, उन्होंने देशी भाषा को ही मतलब अपनी मातृभाषा को ही सबसे अच्छा बताया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा है? तो मैंने बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले, विद्यापति जी के मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? आप लोगों को पता ही है, श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। विद्यापति किस मत के अनुयायी रहे हैं? तो विद्यापति जी किस मत के अनुयायी थे? तो ये एक शैव अनुयायी रहे हैं। मैं जल्दी इसलिए करा रही हूँ भाई, ये तथ्य मैं आपको कंटेंट की क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। जिस भी बच्चे ने हमारी पीछे की क्लासेस नहीं देखी है, आदिकाल से संबंधित प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फिर पीछे की वीडियो में जा कर के आप देख सकते हो। आदिकाल की सभी क्लासेस हमने अच्छे से कंटेंट को अच्छे से समझते हुए किया है, बार बार रिवाइज करते हुए। इसलिए हमें जब कंटेंट को अगर हम समझ के साथ करते हैं तो प्रश्न उत्तरों को भी करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि अब अभी हमारा पाठ्यक्रम काफ़ी बचा हुआ है। तो हम थोड़ा सा जल्दी करते हुए, टाइमिंग को बढ़ाते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते, इसी प्रकार रेगुलरिटी के साथ रहेंगे, निरंतरता से ही हमें सफलता मिलेगी। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तोताए हिंद किसे कहा जाता है? आप लोगों को पता है, मैं हिंदुस्तान की तोती हूँ, ये किन्होंने कहा है? अमीर खुसरो जी ने कहा। तो तोताए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। विद्यापति इसमें ऑप्शन नहीं है भाई, और विद्यापति अगर ऑप्शन होता तो आप विद्यापति और अमीर खुसरो में कंफ्यूज हो जाते। तो इसलिए याद रखना आपको, अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि दी गई है। अमीर खुसरो को अवधी है। अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने माना? अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने माना? क्योंकि अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, लेकिन अवधी का प्रथम कवि किन्होंने कहा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। अमीर खुसरो का असली नाम क्या है? तो आप लोगों को पता ही है, अब्दुल हक अशन जो है अमीर खुसरो का असली नाम है। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो साथ साथ आप लाइक कर दिया करो, आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस हिंदी भाषा फारसी से कम नहीं है सिवाय अरबी के, जिस प्रकार अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, उसी तरह हिंदी में भी मिलावट का स्थान नहीं है। तो ये जो कथन कहा है, किन्होंने कहा है, किसने दिया है, किसके सुविचार है ये? कि हिंदी भाषा फारसी से कम नहीं सिवाय अरबी के, जिस प्रकार अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, उसी तरह हिंदी में बेमिलावट का कोई स्थान नहीं है। तो ये विचार है अमीर खुसरो जी का। और एक डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ लिया जाता है इससे संबंधित कि किस विद्वान ने कहा कि हिंदी में मिलावट नहीं खपती? तो ये अमीर खुसरो जी ने कहा कि हिंदी में मिलावट नहीं खपती, यानी कि ये कथन किनका है? अमीर खुसरो जी का। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। तो ये जो रही है पंक्ति, ये किनकी है?
तो ये भी पंक्ति किनकी है? अमीर खुसरो जी द्वारा रचित है। काहे को बिहाए परदेस सुन बाबुल मोरे, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति भी अमीर खुसरो जी की है। बढ़ते हैं आगे। खालिक बारी रचना किसकी है? ये हमारा पिछली क्लास में भी हमारा ये प्रश्न आ चुका है कि खालिक बारी जो रचना है वो किनकी है? अमीर खुसरो जी की। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। जो कबीर दास जी रहे हैं निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान उनकी तुलना की गई है कबीर से खुसरो जी की कि खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह जो कथन है यह किन्होंने कहा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कथन कहा कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खुसरो की रचना खालिक बारी विषय वस्तु है, यानी कि खुसरो की जो रचना है उसकी विषय वस्तु क्या दिया गया है? फारसी हिंदी शब्दकोश उनकी विषय वस्तु रही है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कौन सा है। खुसरो ने किस अलंकार का प्रयोग करके अपनी मुकरिया पहेलियों में चमत्कार पैदा किया है? तो कौन से अलंकार का अधिक प्रयोग किया है खुसरो ने? अपोती जो अलंकार है उसका अधिक प्रयोग करके अपनी मुकरियों और पहेलियों में चमत्कार पैदा किया है। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? तो आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। अभी मैंने आपको बताया था। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई जी को कहा जा सकता है। यह किसने कहा? किन्होंने माना कि हिंदी का प्रथम वास्तविक कवि चंद बरदाई जी हैं? तो ये कोटेशन किन्होंने दी? मिश्र बंधुआ जी ने ये कहा कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? कथन पूछा हुआ है, यह किसका है? बढ़ते हैं आगे। किस रासो ग्रंथ का संबंध विग्रहराज चतुर्थ से माना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ से किस रासो ग्रंथ का संबंध माना है? विग्रहराज चतुर्थ जो किस रासो ग्रंथ के नायक रहे हैं? तो ये बिसलदेव रासो के नायक रहे हैं विग्रहराज चतुर्थ या फिर बिसलदेव तृतीय। बिसलदेव प्रथम, द्वितीय या तृतीय में से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो बिसलदेव तृतीय की कथा है ये, और इसका जो एक नाम और है विग्रहराज चतुर्थ भी उसको कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है भाई? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को ही हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी है? नरोत्तम स्वामी के अनुसार पूछी हुई है। तो नरोत्तम स्वामी जी ने रासो ग्रंथ की जो रासो शब्द की जो उत्पत्ति है व्युत्पत्ति वो किस शब्द से मानी है? रसिक से मानी है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास से, रामचंद्र शुक्ल ने रासायन से और रासक से मानी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बिसलदेव रासो में राजा बिसलदेव के साथ किस विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा बताई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजमती। राजमती बिसलदेव रासो की नायिका रही है, उन्हीं के साथ विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा इसमें बताई गई है। इसके जो कथानक है इसको 4 भागों में 4 खंडों में बांटा गया है। किस खंड में कौन सी कथा को कितनी कथा को शामिल किया गया है, फिर उसके बाद दूसरे खंड में कौन सी कथा रही, मतलब कितनी, उससे आगे कौन सी घटना घटी, फिर तृतीय खंड में क्या हुआ, फिर उसका चतुर्थ खंड आया उसमें उन दोनों का मिलन हो गया, किस प्रकार से नायक नायिका का मिलन हुआ। ये सभी 4 खंडों में इस बिसलदेव रासो की कथा को 4 खंडों में बांटा है।
तो मैंने आपको बिल्कुल कंटेंट के क्लास में एक एक खंड की कथा को अच्छे से समझाया हुआ है। तो उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अप्रमाणिक है? तो अप्रमाणिक रचना पूछी हुई है, इसमें से कौन सी रचना अप्रमाणिक है? हमने पढ़ाई था पृथ्वीराज रासो को किसी विद्वानों ने अप्रमाणिक नहीं है भाई, ये अर्धप्रमाणिक है। अर्धप्रमाणिक माना है तो किसी विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है, तो किसी ने प्रमाणिक माना है, किसी ने अर्धप्रमाणिक माना है। तो अर्धप्रमाणिक पृथ्वीराज रासो को किन्होंने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रमुख विद्वान रहे हैं अप्रमाणिक मानने वाले। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उक्ति धर्म विशालशय राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च कुराणम कथितम मया। जो ये पंक्ति दी गई है इसमें, यह किस कवि द्वारा रचित पंक्ति है? तो देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चंद बरदाई कवि द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से ही यह पंक्ति ली गई है। बढ़ते हैं आगे। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है कि नाथ संप्रदाय में हमें नारी निंदा देखने को मिलती है। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? जो अवधूत मत है ये पर्यायवाची शब्द किसका रहा है? आप लोगों को पता ही है। अवधूत मत मैंने आपको बताया था, नाथ संप्रदाय का अवधूत मत पर्यायवाची शब्द रहा है। किसका बेटा किसकी बहू? यह जो पंक्ति है, आप सवारत मिलिया सहू, जो यह पंक्ति है यह किस रचनाकार द्वारा रचित है? तो एक लेखक हुए हैं चरपटनाथ जी, उनके द्वारा रचित यह पंक्ति है। कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट पंक्ति है। किसका बेटा किसकी बहू, आप सवारत मिलिया सहू, यह पंक्ति चरपट दास जी की है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कथन से संबंधित। कथनों से संबंधित भी परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेट में तो अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं कथनों से संबंधित, और टीजीटी पीजीटी में भी 2-3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कथनों से संबंधित। इसलिए हमें, अगर आप कहोगे कमेंट बॉक्स में करके आप बताओगे कि हमें कथनों से संबंधित भी जितने हमने आदिकाल अब तक पढ़ा है, आदिकाल में जितने भी महत्वपूर्ण कथन है, आप एक क्लास लेकर के, हमने कथनों से संबंधित भी क्लास लेकर के आओ, तो मैं अवश्य ही लेकर के आऊँगी, क्योंकि फिर हमारा एक तरह से आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा। भाषा विज्ञान हमारा कंप्लीट हो चुका है। धीरे धीरे हम इसी तरह अपने पाठ्यक्रम को प्रश्न उत्तरों सहित आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, और थोड़ा जल्दी पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे भाई, क्योंकि हम काफ़ी सारा मटेरियल एक साथ लेकर के चल रहे हैं। हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। हमारा जब जिस दिन सिलेबस कंप्लीट होगा तो संपूर्ण पाठ्यक्रम का ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल हम एक ही टॉपिक पर धीरे धीरे चल रहे हैं, कि हमें हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के हर एक टॉपिक को कहीं ना कहीं उठाया हुआ है, और फिर उसी से संबंधित अपनी तैयारी को कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन सभी के फ़ायदे को देखते हुए सभी को लाभ प्राप्त हो, इसी तरह इसलिए हमने ये सीरीज़ चलाई हुई है हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम की। क्योंकि अगर हम एक ही टॉपिक पर अटके रहेंगे तो हमारा कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होएगा। धीरे धीरे हम हिंदी व्याकरण के टॉपिकों को भी करते हुए चल रहे हैं, तो इसलिए हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित हम अपने क्लास को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे, और साथ साथ कोशिश करेंगे हम अधिक से अधिक प्रश्न उत्तरों को भी क्लास में करते रहें। तो देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म के नेता थे। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी, उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्मगुरु
का व्यक्तित्व था। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जो गोरखनाथ जी के संबंध में दिया गया है तो किस विद्वान का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके आंसर हो जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े महान नेता थे। डायरेक्ट ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि इन्होंने कहा कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान बड़े नेता थे, तो आंसर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई एक क्वेश्चन और टाइप हो गया था तो मैंने इसको रख ही लिया। कथन से ही संबंधित है, महत्वपूर्ण कथन है यह भी। इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव था। नाथ संप्रदाय के संबंध में यह कथन किसका है? अब इन्होंने नाथ संप्रदाय के संबंध में कथन कहा है कि इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका जो रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव था। जो नाथ संत कवि रहे थे उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया था और कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनते थे और एक रूखेपन स्वभाव के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ये जो कथन कहा है किन्होंने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी ही इसका आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथ संप्रदाय के संबंध में यह कथन कहा है। और गोरखनाथ के संबंध में भी आप लोगों ने देख लिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन आप लोग कहोगे तो मैं कथनों से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, हजारी प्रसाद द्विवेदी की और भी अन्य जो महत्वपूर्ण विद्वान रहे हैं उनसे संबंधित जो आदिकाल के महत्वपूर्ण कथन बनते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उनसे संबंधित एक क्लास आपको करा दूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।